हाँ, तो ये बिहार भूगोल का वीडियो है जो विशेष रूप से बीपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हर बार 6-7 क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं। इस बार भी पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। हाँ, हालांकि ये वीडियो रिवीजन के पर्पज़ से बनाया गया है, तो कोशिश रहेगी कि हर चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए, बट महत्वपूर्ण चीज़ों पर ज़्यादा फोकस रहेगा, जहाँ से क्वेश्चंस हर बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात की जाए बिहार की भूगर्भिक संरचना की। देखिए, सबसे पहले तो आपको मैप बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। एक मिनट, ये रफली मान लीजिए बिहार का मैप है। तो ये तो गंगा नदी हो गई। तो मैप में इधर की तरफ आपको सब ध्यान में होना चाहिए कि इधर की तरफ कौन सा ज़िला है। कम से कम सीमावर्ती ज़िले तो आपको पता ही होने चाहिए। आपको पता होगा कि इधर की तरफ कैमूर है, उसके बाद रोहतास है, ठीक है ना। उसके बाद इधर औरंगाबाद, गया, नवादा, राजगीर, ये सब, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। मेरे बताने का इसमें अभी जो मतलब है वो ये है कि ये जो है ना, ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इधर। इसके अंतर्गत, धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं आपको ध्यान होने चाहिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं और पूछे जाएंगे। और उसके बाद बात की जाए, ये 2 ज़िले जो आते हैं ना, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं विंध्यन क्रम के अंतर्गत, विंध्यन चट्टानों के अंतर्गत, कैमूर और रोहतास। इसके बाद सोमेश्वर श्रेणी के अंतर्गत यहाँ पर पश्चिम चंपारण वाला जो पश्चिम चंपारण जो ज़िला है वो आता है, ठीक है ना। पश्चिम चंपारण में कौन सा क्रम पड़ेगा? ये विंध्यन क्रम वाला। सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और फिर ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो हिस्सा है ना, ये मैदानी भाग है बिहार का, ठीक है। बिहार का मैदानी भाग है। तो मैप में आप इतना ध्यान में रखते हैं तो यहाँ से 1-2 क्वेश्चन तो आसानी से पूछ भी लिए जाते हैं और सॉल्व भी कर पाएंगे आसानी से, ठीक है ना। हर बार पूछे जाते हैं। देखिए, मैं पढ़ के सुना देता हूँ उन्हीं चीज़ों को। धारवाड़ क्रम के अंतर्गत जो ज़िले आते हैं, जो ये अवस्थिति में लिखा हुआ है, वो कौन कौन से ज़िले? जमुई है, नवादा है, मुंगेर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, खड़गपुर की पहाड़ियाँ हैं, वही खड़गपुर की पहाड़ियाँ नीचे पड़ती हैं वो धारवाड़ क्रम में। बिहार शरीफ, राजगीर, गया, ये सब, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये भी आप पढ़ लीजिएगा। जहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा ना वो मैं बताऊंगा, जैसे ये इम्पोर्टेंट है तो मैप से आप ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एलिमिनेट करके भी आसानी से क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद विंध्यन क्रम की बात की जाए तो इसमें 2 ज़िले आप ध्यान में रखिएगा, एक रोहतास, एक कैमूर। रोहतास, कैमूर, इतना ध्यान में रखेंगे तो काम चल जाएगा। बाकी आप पढ़ना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, रोहतास, ये विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं ना, उधर रोहतास है। ये चूना पत्थर देख लीजिए, उधर की तरफ बहुत ज़्यादा मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, चूना पत्थर सबसे ज़्यादा किधर मिलता है? तो रोहतास वो ऑप्शन में दिया हुआ था, ठीक है ना। ठीक है। उसके बाद आप टर्शियरी की बात करें, मतलब सोमेश्वर श्रेणी वाली, तो उधर की तरफ इसकी अवस्थिति की बात की जाए तो वही पश्चिम चंपारण, सोमेश्वर पहाड़ी, हिमालयी तराई क्षेत्र, वो उत्तर पश्चिम में थोड़ा सा हिमालय का पार्ट पड़ता है, हिमालय का हिस्सा इसमें, बिहार में, जो जिधर की तरफ ये पश्चिम चंपारण है, ठीक है। तो इतना आप ध्यान में रखिएगा। और फिर मैदानी भाग, क्वाटरनरी चट्टानों की बात की जाए, ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत जो हिस्सा आता है बिहार का, वो कौन सा हिस्सा है? बिहार का मैदानी क्षेत्र है। हाँ, इसमें सबसे पुराना कौन सा है, मतलब क्रम आपको ध्यान में रहना चाहिए। सबसे पुराना ये है धारवाड़ क्रम, फिर विंध्यन क्रम, फिर टर्शियरी चट्टानें, सबसे नया ये है, एग्जाम में पूछा भी गया है। सबसे नया वाला भाग बिहार का मैदानी भाग है, ठीक है। इतना आप ध्यान में रखेंगे तो काम चल जाएगा। बाकी ये जो लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हाँ, भू आकृतिक की बात की जाए तो शिवालिक का जो पर्वत, भू आकृतिक, बिहार की भू आकृतिक संरचना की अगर बात की जाए तो उसी में हल्का फुल्का आइडिया आपको हो गया होगा, बट मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा। इधर की तरफ पहाड़ी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। ये मैदानी भाग है, ये सीमावर्ती पठारी क्षेत्र है, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें तो हैं, इन्हीं को देख लेना है हमें, ठीक। ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सब लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं, बट मैं उन चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो शिवालिक का पर्वतीय, शिवालिक को जो हिमालय का सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है ना, इधर दक्षिण की तरफ, जब आप मैप देखेंगे या फिर भूगोल पढ़े होंगे भारत का, तो सबसे निचला हिस्सा जो होता है दक्षिण की तरफ, वो वाला शिवालिक का क्षेत्र है, ठीक है ना। तो उधर की तरफ कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं? एक तो सोमेश्वर श्रेणी मिलेंगी। तो सोमेश्वर श्रेणी, आप डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखिएगा, बिहार का ज़िला कौन सा पड़ता है? पश्चिम चंपारण में, ठीक है ना। इस तो सोमेश्वर श्रेणी जब भी बात आएगी तो पश्चिम चंपारण आपके दिमाग में आना चाहिए। देख रहे हैं, सोमेश्वर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? फोर्ट सोमेश्वर, पश्चिम चंपारण में, ठीक है।
बिहार की उत्तरतम श्रेणी है सोमेश्वर श्रेणी, सबसे उत्तर साइड में पड़ता है। यहीं से त्रिवेणी नहर निकलती है, ठीक है। त्रिवेणी नहर जो कि किस नदी कौन सी नदी पर डैम बनाया गया है, कहाँ से निकलती है, कौन सी नदी पर, गंडक नदी पर, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे तो काम आपका हो जाएगा, मैप से ध्यान में रखेंगे तो। फिर यही शिवालिक का पर्वतीय क्षेत्र जो है इधर की तरफ आपको एक पड़ जाएगा, ये रामनगर दून डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, ये सब पश्चिम चंपारण, ठीक है ना। रामनगर दून, मतलब इनकी बात आएगी तो आपको पश्चिम चंपारण ध्यान में आना चाहिए, सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर दून, ये सब। फिर आपकी हाँ, वो तो हो गया पहाड़ी जो पर्वतीय क्षेत्र हो गया। उसके बाद बात की जाए तो मैदानी क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र को दो भागों में हम बांट कर देखते हैं। जैसे मान लीजिए बिहार है, तो बीचों बीच गंगा नदी बहती है। उत्तर वाला ये उत्तर का मैदान है, तो उत्तरी बिहार का मैदान हो गया, गंगा के उत्तर में है। दक्षिण में है तो दक्षिणी बिहार का मैदान, मतलब गंगा के दक्षिण में है तो, ठीक है। ये मैदानी भाग है, उत्तरी मैदानी भाग और दक्षिणी मैदानी भाग, ऐसे दो भाग में बांट कर देखते हैं हम चीज़ों को। उत्तर की तरफ जो प्रमुख नदियाँ बहती हैं वो कौन कौन सी नदियाँ हैं, गंडक है, बूढ़ी गंडक है, ठीक है, बागमती है, कोसी है, महानंदा है। मैं ऐसे क्रम में बोल रहा हूँ, इधर से लेफ़्ट से राइट की तरफ, मतलब क्या बोलें इसको, पश्चिम से पूरब की तरफ, ऐसे। खैर आप ध्यान में रखिएगा कि महत्वपूर्ण नदियाँ उधर की ये हैं। ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन निम्न में से कौन सी दक्षिण की नदियाँ हैं, ठीक। उसके बाद चीज़ों को देखा जाए, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, अब ये दोआब जो है ना, दोआब मतलब दो नदियों के बीच का भाग, आप मतलब पानी, दो नदियों के बीच का भाग है। तो महानंदा और कोसी के बीच का, जैसे कि आप मैप जब देखिएगा ना ऐसे, तो यहाँ घाघरा, यहाँ गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा, ठीक है ना। तो ऐसे पड़ता है। तो मान लीजिए कोसी और गंडक के बीच का भाग हो गया कोसी गंडक दोआब, महानंदा कोसी के बीच का भाग हो गया कोसी महानंदा दोआब, ठीक। तो ये चीज़ें बस आप देख लीजिए, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो मैं बता दूंगा कि कहाँ से आएगा। हाँ, ये वाला आप चीज़ ध्यान में रखेंगे, वर्गीकरण, ये भाबर या तराई, बांगर, खादर, ये मैं मिट्टी की बात हम आगे करेंगे, ठीक है ना। अभी रहने दीजिए, अभी फ़िलहाल आप ध्यान में रखिए कि कौन कौन सी नदियाँ हैं उत्तर की तरफ, अलग से हम नदियों को देखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। हाँ, दक्षिणी मैदान की बात की जाए तो प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो पुनपुन है, सोन है, क्यूल है, ठीक है ना, दक्षिणी मैदान में बात की जाए तो। और ये सारी नदियाँ, एक मिनट, जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैं बता रहा हूँ, इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं, ये मत सोचिएगा कि मैं ऐसे ही क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र, मतलब वही नीचे वाला सबसे है, पठारी क्षेत्र है, ठीक है ना। ओ सॉरी, तो उसके बारे में अगर बात की जाए तो उसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं, तो ये मैं बता भी चुका हूँ। विंध्यन पर्वत का दक्षिण का पठारी सीमांत पठारी क्षेत्र जो है वो किसके अंतर्गत आता है, विंध्यन पर्वत का भाग है, वो तो दिख ही जाएगा, ये मैंने बताया था यहाँ पर। ये विंध्यन पर्वत का भाग है, ये दोनों जिला, और ये धारवाड़ क्रम का भाग है, ठीक है। इसमें आपको दिख जाएगा, देख लीजिए, खड़गपुर की पहाड़ियाँ भी आती हैं इसमें, दक्षिण का सीमांत पठारी प्रदेश देख रहे हैं ना, तो इसमें खड़गपुर की पहाड़ियाँ हम ऊपर देख ही चुके थे, खड़गपुर की पहाड़ियाँ, पूरा ये सब ध्यान में रखना ज़रूरी नहीं है, ये मैं बता चुका था, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ दक्षिण में, इसलिए मैं हल्का फुल्का यहाँ बता रहा हूँ। आपको मन करे तो ये पढ़ सकते हैं, बट जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को मार्क कर रहा हूँ, उसी पर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, परीक्षा की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा टाल क्षेत्र जो है मोकामा के क्यूल हरोहर नदी घाटी में, ये थोड़ा ध्यान में रख लीजिएगा। बिहार में भारत के लगभग 90% मखानों का उत्पादन किया जाता है उत्तर पूर्व के निम्न भूमि क्षेत्र में, उत्तर पूर्व, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ। और बिहार का प्राचीनतम भूखंड जो दक्षिण, प्राचीनतम भूखंड में बता चुका हूँ, प्राचीनतम भूखंड दक्षिण का सीमांत पठारी क्षेत्र बताया तो है नंबरिंग करके, ये सबसे प्राचीन, उसके बाद ये, उसके बाद ये,
उस सबसे नया ये, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीज़ें आप सोच रहे होंगे बताया क्यों नहीं भाई, वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। हाँ, अब देख लेते हैं बिहार की मिट्टियाँ, ठीक है। बिहार की मिट्टियों की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर बिहार की, तीन भागों में उसको देख लेते हैं। उत्तर बिहार के मैदान की मृदाएं, दक्षिण बिहार के मैदान की मृदाएं, और दक्षिण की जो पठारी भाग है ना उनकी मृदाएं, तीनों को अलग अलग हम देख लेते हैं, ठीक है। उत्तर बिहार की मैदानी मृदाओं की बात की जाए, मिट्टियों की बात की जाए, ठीक है, तो उत्तर बिहार की तरफ देख लीजिए। जो पर्वत है ना, पर्वत पादीय मृदा, उसकी बात की जाए, माने पर्वत पहाड़ के नीचे जो मिट्टी है, ठीक नीचे, उसकी अगर बात की जाए तो उसका रंग भूरा पीला, रंग की बात की जाए तो विशेषता क्या है, जैविक पदार्थों की अधिकता होती है वहाँ पर, ठीक है। और धान मक्का तथा जौ की प्रमुख रूप से वहाँ पर फसलों का उत्पादन होता है। बट आपको स्थान जो आपको इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात वो है कि आप ध्यान में रखेंगे ये सोमेश्वर का पहाड़ी, सोमेश्वर श्रेणी वाला जो क्षेत्र है ना उत्तर पश्चिम बिहार का, उधर पश्चिम चंपारण की तरफ, ठीक उधर ही पर्वत पादीय मिट्टी पाई जाती है। मतलब पर्वत पादीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, इधर की तरफ। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये ऐसे ही देख लीजिए, इम्पोर्टेंट क्या है ये है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हाँ, थोड़ा सा ये जान लीजिएगा कि इसको भाबर क्षेत्र बोलते हैं। बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहते हैं, भाबर क्षेत्र कहते हैं। और बिहार में अभ्रक मूलक मिट्टी प्राप्त होती है कहाँ से, नवादा जिले से। तो ये तो फैक्ट है, थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद एक बात की जाए, उसके बाद आपको पर्वत पादीय होगी, तराई क्षेत्र की बात की जाए तो सुना होगा। पर्वत पादीय से जैसे ये मान लीजिए पहाड़ हो गया, पहाड़ से नीचे पर्वत पादीय मिट्टी हो गई, इससे थोड़ा दूर जाएंगे तराई क्षेत्र, ठीक है ना। तो तराई क्षेत्र की मिट्टी की बात की जाए तो इसकी अवस्थिति उत्तर में बिहार नेपाल की सीमा, क्योंकि हिमालय उधर की तरफ ही है, के साथ ही पूर्व में किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक। जैसे एक पर्वत के ठीक नीचे तो चलिए पर्वत पादीय मिट्टी हो गई, बट इसके कुछ दूर तक तराई क्षेत्र होता है। तो पश्चिम में उत्तर में ना ये यहाँ पश्चिम चंपारण से लेकर लास्ट किशनगंज तक उधर पूर्व में चले जाइए तो ये जो मिट्टी है ना तराई क्षेत्र वाली मिट्टी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा जगह कहाँ से, किशनगंज से लेकर पश्चिम में चंपारण तक। इसमें ऐसे लिखा हुआ है किशनगंज से लेकर इधर से लेकर ऐसे चंपारण तक इधर, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा और ये चीज़ें आप पढ़ लीजिए। फिर पुरानी जलोढ़ मिट्टी, बांगर मिट्टी की बात की जाए, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी बोलते हैं। मतलब जिधर की तरफ बाढ़ कम आती है ना उधर की तरफ की जलोढ़ मिट्टी को हम, जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी बोला जाता है, एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन है। बांगर मिट्टी वो वाली जलोढ़ मिट्टी होती है जिधर जिधर की तरफ बाढ़ कम आती है, बाढ़ नहीं आती है, ठीक है ना। जिधर की तरफ बाढ़ आती है, बाढ़ की वजह से जो मिट्टी नई नई मिट्टी होती है उसको खादर मिट्टी बोलते हैं, नवीन जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या बोलते हैं, खादर मिट्टी बोलते हैं, बाढ़ की वजह से, ठीक है। तो ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो अवस्थिति की बात की जाए तो गंगा के दक्षिणी मैदान में, हाँ तो उधर बाढ़ आती भी नहीं है। बाढ़ तो वहाँ से आती है ना जो नेपाल की तरफ से नदियाँ आती है उधर की तरफ से, इधर बाढ़ आती नहीं है। तो आपको खाली यही ध्यान में रखना है गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में, ठीक है ना। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, जिला वाला तो आपको ध्यान में रहेगा ही कि दक्षिण में कौन कौन से ज़िले हैं, मैप से देखते रहिएगा। ये सब रंग याद रखने की आप पढ़ लीजिए, बट इम्पोर्टेंट जो है वो ये है। और ज़िला मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैप में आप देखिए कि ज़िला कौन कौन से हैं, विशेष रूप से आपको हल्का फुल्का तो याद आ जाएगा ना कि दक्षिण में मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि पश्चिम चंपारण, तो आप सोच लेंगे कि अरे ये तो उत्तर में है, दक्षिण में है नहीं। तो आराम से छांट सकते हैं कि नहीं पश्चिम चंपारण तो होगा नहीं। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन पूछता हूँ एक कि निम्न में से कहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, एक पश्चिम चंपारण, ठीक है। दूसरा मान लीजिए मैं दे देता हूँ पूर्णिया दे देता हूँ, पूर्णिया, ठीक। तीसरा मान लीजिए मैं दे देता हूँ
पूर्वी चंपारण चाहे सारण। एक देता हूँ ऑप्शन आपको, इधर मान लीजिए मुंगेर ही दे देता हूँ। ठीक है, तो आप आराम से छांट पाएंगे कि ये तो दक्षिण साइड में है, ये तो उत्तर में है, इधर की तरफ बांगर मिट्टियाँ नहीं मिलेंगी, मतलब पुरानी जलोढ़ मृदा नहीं मिलेंगी। ऑप्शन यही वाला हो जाएगा अगर पूछा जाए कि कहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो इससे आप चीज़ों को एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी ये चीज़ें एक्सप्लेन करके अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी रिवीजन के लिए और ये काफ़ी भी है जितना मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे देखिए। प्रमुख फसलों में गन्ना, मक्का, ये सारी फसलें होती हैं। गन्ना, मक्का, धान, गेहूँ, जूट। ठीक है ना, तो ये चीज़ें आप बस पढ़ लीजिए। नवीन जलोढ़ मिट्टी की बात की जाए तो वही जिधर की तरफ बाढ़ ज़्यादा आती है तो उत्तर की तरफ बाढ़ आती है। देख लीजिए अवस्थिति में लिखा ही है, कोसी क्षेत्र में पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर से चंपारण, चंपारण के उत्तर पश्चिमी भाग तक। समझ रहे हैं ना। नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, सबसे ज़्यादा उर्वर यही होती है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बस। नवीन जलोढ़ मिट्टी ये बाढ़ की वजह से, ये लिखा हुआ नहीं है बट इतना जान लीजिए, बाढ़ उधर आती है ना ज़्यादा, इसलिए। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और वहीं से क्वेश्चन आते हैं, इन चीज़ों को आप देख लीजिए। बाल सुंदरी मिट्टी क्या है, इसकी अवस्थिति क्या है। बांगर की जो दक्षिण दिशा में, बांगर की दक्षिण दिशा में पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया, दरभंगा हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, चंपारण एवं सारण जिले हो गए। इधर की तरफ बाल समुद्री मिट्टी पाई जाती है, जिनकी विशेषता ये होती है ना कि चूने की अधिकता इसमें ज़्यादा होती है, क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, उर्वर थोड़ा कम होती हैं। ठीक, प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती, धान, गेहूँ, मक्का, गन्ना, तंबाकू, आम, लीची, केला। ठीक है, अवस्थिति को आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। अब दक्षिण में आ जाते हैं। दक्षिण बिहार की, हालांकि वो जो बताया गया था ना इधर की तरफ, कहाँ गया, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, तो ये दक्षिण का, ये इस बुक में पता नहीं कैसे दे दिया है, बट मैं आपको बता देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी दक्षिण, अभी मैंने दिखाया था ना आपको, ये हाँ दक्षिण के गंगा के दक्षिणी मैदानी भाग में से लेकर पटना, मुंगेर एवं भागलपुर, ये सब। ठीक, तो ये मैं बता चुका हूँ दक्षिण में है, बट चलिए इसमें दे दिया था तो मैंने बता दिया वहाँ पर। दक्षिण को, दक्षिण बिहार की मैदानी मृदाओं को अलग से हम यहाँ देख लेते हैं एक बार। कगारी मिट्टी, इसकी अवस्थिति क्या है, गंगा के दक्षिणी एवं सोन, क्यूल, फाल्गु नदियों के किनारे जो मिट्टियाँ पाई जाती है ना, वो कगारी मिट्टी हैं। ठीक है ना, इसकी विशेषता ये कि चूने की अधिकता ज़्यादा होती है, इसमें सरसों, जौ, दाल, मक्का है, ये सब, और बहुत सारी सब्जियाँ होती हैं। ठीक है, टाल मिट्टी की बात की जाए तो इसकी अवस्थिति है बक्सर है, मुंगेर है, पटना, भागलपुर के ज़िले। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और टाल मिट्टी की खासियत होती है ना कि ये थोड़ा जलमग्न क्षेत्र होता है, पानी लगा होता है, जलमग्न क्षेत्र होता है। ठीक है ना, दोमट एवं चीका मृदा की प्रधानता होती है, मोटे कण वाली मिट्टी होती है थोड़ा। इसमें रबी फसल और दलहनी फसल की प्रमुखता होती है, ये ध्यान थोड़ा रख लेंगे आप। ठीक है, बाकी ये ध्यान में रखिएगा। और ये जलमग्न क्षेत्र, टाल मृदा। ठीक है, उसके बाद करेल केवाल की बात की जाए तो इसकी अवस्थिति बक्सर है, जहानाबाद है, रोहतास है, मुंगेर है, भोजपुर, पटना, दक्षिण की तरफ है ये। ठीक है ना, जल ग्रहण करने की क्षमता इसमें होती है, उर्वर भी है ये। ठीक, और प्रमुख फसलें जो होती है गेहूँ, धान, बाजरा, ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। सिल्ट, बालू एवं ये ना भी ध्यान में रखेंगे तो चलेगा। करेल मृदा क्षारीय होती है, केवाल मृदा अम्लीय क्षारीय होती है। ठीक है ना, अवस्थिति की बात, अब उसके बाद देख लेते हैं बलथर मिट्टी की। बलथर मिट्टी की बात की जाए तो अवस्थिति गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा तथा छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य। ठीक है ना, अम्लीय प्रकृति की थोड़ी सी होती है, थोड़ी कम उर्वर होती है ये बलथर मिट्टी। और प्रमुख फसलें जो होती है वही आलू, ज्वार, बाजरा, अरहर, ये सब।
ये एग्जाम में पूछा गया है। बिहार में पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है पश्चिम चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए याद क्या करना है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पश्चिम चंपारण में पाई जाने वाली मिट्टी नवीन जलोढ़। बाढ़ उधर आती है तो नवीन जलोढ़ मिट्टी ही मिलेंगी। हाँ, दक्षिण के संकीर्ण पठार की मिट्टी की बात की जाए, जो पठारी क्षेत्र है ना उधर की तरफ, तो लाल बलुई मिट्टी पाई जाती है। ये अवस्थिति याद रखिएगा, लाल बलुई मिट्टी कहाँ पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। रोहतास और कैमूर वाला पार्ट जिधर की तरफ पठार है। ठीक है, बालू की अधिकता होती है, नमी की ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है, उर्वर तो कम होंगे ही ना पठारी है तो। बाजरा, मक्का तथा ज्वार ये सब प्रमुख फसलें हैं इधर की। लाल एवं पीली मिट्टी, तो इसकी अवस्थिति दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है ना बिहार का, ये बांका, जमुई, नवादा, गया, मुंगेर एवं औरंगाबाद का पठारी क्षेत्र है ना, पठार वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, इधर की तरफ ही ये लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। लौह तत्व की अधिकता ज़्यादा है इसमें और कम उर्वर होती है। ये प्रमुख फसलें वही दलहन, मोटे अनाज। जो कम उपजाऊ है उधर की तरफ यही फसलें होती हैं, आपको भी पता है। तो हाँ, बिहार में ये थोड़ा फैक्ट याद रख लीजिएगा, बिहार में अधिक वर्षा के कारण बृहद, हाँ वर्षा उधर ज़्यादा होती है ना, तो बड़े स्तर पर जूट की खेती कहाँ उत्तर पूर्व में होती है। किशनगंज वाला जो हिस्सा है याद रखिएगा, किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा भी होती है, पढ़ा होगा आपने। बिहार के लगभग 90% क्षेत्रफल पर जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, जिसको दो भाग में हम जो दो टाइप की होती है, एक नवीन जलोढ़, एक पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ठीक है ना, ठीक है। बिहार का दाल का कटोरा कहलाता है मोकामा का टाल, ये ध्यान में रख लीजिएगा आप। ये तो सॉरी, ये पहले भी बता चुका हूँ। बिहार की कितने प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ? 45.85। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है मुंगेर जिले में, अभी देखेंगे आगे भी इसको। बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है, कछारी या दोमट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है किसमें? भ्रांश घाटी में। सॉरी, बिहार की नदियों की बात की जाए तो सबसे पहले तो बात कर ली जाए गंगा नदी की। गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है? बक्सर जिला में। ठीक है ना, और आपको पता है कि मध्य बिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाह करती है, चलती है। इसकी लंबाई बिहार में कितनी है? 445। ठीक है, इतना ध्यान में रखिएगा। और ज़िलों की बात की जाए तो आप 12 ज़िले ध्यान में, ये पूछ लिया गया है कितने ज़िले सॉरी, ये पूछा गया है कि पटना के सीमावर्ती ज़िले कौन कौन से हैं। आप ये ध्यान में रखिएगा कि सबसे बड़ा जो गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई कौन से ज़िला से होकर गुजरती है, तो वो पटना वाला क्षेत्र है। बाकी आप मैप जब देखेंगे तो मैप में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, लेकिन ये याद रख लीजिएगा क्योंकि पटना वाला पूछ लिया गया था ना, पटना के सटे कितने ज़िले हैं, तो ये भी हो सकता है कि पूछ लिया जाए गंगा के किनारे कितने ज़िले हैं, 12। ये ध्यान में रख लीजिएगा। उसके बाद उत्तर दिशा की सहायक नदियाँ गंगा की है, जो गंगा में आकर मिल जाती हैं, तो बता चुका हूँ, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, बागमती उत्तर में है, और दक्षिण में क्या है? सोन है, पुनपुन, कर्मनाशा, किऊल, फाल्गु, हरोहर। ठीक है ना। हाँ, अब उत्तरी बिहार की नदियों की बात की जाए तो देखिए, गंडक नदी की बात की जाए, जो इम्पोर्टेंट ध्यान में रखने वाली बात है, तो ये बिहार में प्रवेश करती है कहाँ से? वाल्मीकि नगर से। ठीक है, पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि नगर, यह याद रखिएगा। लंबाई देख सकते हैं आप, याद रख सकते हैं। बाकी जो नाम है गंडक नदी का अलग अलग नाम, काली गंडक, सदा नीरा, नारायणी, शालिग्रामी। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। प्रवाह तो आप पढ़ लीजिए। संगम, हाँ, ये कहाँ पर मिल जाती है? गंगा में, हाजीपुर में। ठीक है, फिर घाघरा की बात की जाए, घाघरा नदी जिसको सरयू नदी के नाम से जानते हैं, वो बिहार में कहाँ प्रवेश करती है? गुठनी, सारण जिला में,
गुठनी में, सारण जिला। अभी गुठनी वो सिवान में पड़ता है, ठीक है ना, सिवान के पास। लंबाई इसकी 83 मीटर है। प्रवाह मार्ग वही सिवान सारण। संगम गंगा नदी का होता है सारण में, मतलब सरयू नदी मिल जाती है गंगा में, कहाँ, सारण में, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। बूढ़ी गंडक की बात की जाए तो ये पश्चिम चंपारण में इंटर करती है, कहाँ से पश्चिम चंपारण और सहायक नदियाँ आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हाँ, ये कहाँ मिल जाती है, गंगा नदी में, खगड़िया के निकट। खास बात क्या है कि बिहार में गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है ये, और उत्तर बिहार की तीव्रतम प्रवाह वाली नदी है, सबसे तेज प्रवाह वाली, ठीक है। फिर उसके बाद बात की जाए बागमती की, तो ये बिहार में कहाँ पर, हाँ, उद्गम भी देख लीजिए। उद्गम कहाँ से होता है, नेपाल, शिवपुरी श्रेणी से होता है, नेपाल के। बिहार में प्रवेश करती है ये नदी, ठीक है ना, सीतामढ़ी जिला में। जो कहाँ मिल जाती है, ये यहाँ से निकलती है, मिलती कहाँ पर है, कोसी नदी में। कोसी नदी में ये मिल जाती है, बदला घाट में, ठीक है। और फिर कोसी नदी गंगा में मिल जाएगी। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। फिर कोसी की बात की जाए, बिहार का शोक जिसे बोला जाता है। कोसी नदी की बात की जाए तो इसका अन्य नाम बिहार का शोक है, कौशिकी है, सप्तकोशी है, नेपाल में सप्तकोशी बोलते हैं। बिहार में इसका प्रवेश जो होता है भीमनगर में होता है, सुपौल के पास। संगम मिलती कहाँ है ये नदी, गंगा में, कटिहार जिला में, ठीक है ना। ये इम्पोर्टेंट नदी है, मतलब एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वैसे तो क्या है, इम्पोर्टेंट भी है, हालांकि बाढ़ आती है। तो इसकी जो सहायक नदी है याद रख सकते हैं, बागमती है, अभी आपने देखा है, कमला बलान है, ठीक है ना ये। फिर कमला नदी की बात की जाए तो महाभारत श्रेणी नेपाल से निकलती है और बिहार में प्रवेश मधुबनी से होते हुए कहाँ मिल जाती है, बागमती नदी में। कहाँ पर, खगड़िया में। सहायक नदियों को आप देख सकते हैं। मिथिलांचल की पवित्र नदी है वो बागमती। फिर महानदी की बात की जाए, महानदी की बात की जाए तो इसका उद्गम होता है कहाँ से, दार्जिलिंग से होता है, महाल्दीराम पहाड़ी से। प्रवेश कहाँ पर, किशनगंज जिला में प्रवेश करती है यह नदी और मिल जाती है कहाँ पर, गंगा नदी में, ठीक है। गोदागारी घाट, बांग्लादेश। सहायक नदियाँ मेची है, बालासोन है, कनकई है, नागर है, ठीक है ना। उसके बाद दक्षिण की नदियों की बात की जाए तो आपको ध्यान में रखना है, सोन नदी है, जो बिहार में रोहतास जिला से प्रवेश करती है और गंगा में मिलती है कहाँ पर, मनेर, पटना में। सहायक नदियाँ बनास, उत्तरी कोयल, ये ध्यान में रख सकते हैं। पुनपुन की बात की जाए तो हाँ, पुनपुन उद्गम पलामू झारखंड से निकलती है, बिहार में गया में प्रवेश करती है, बिहार में, और मिलती कहाँ है, फतुहा, पटना। एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना ये। तो वही सारी चीज़ें हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी मैं बता भी रहा हूँ। फाल्गु नदी की बात की जाए, ठीक है, तो इसका मुहाना, जो पुनपुन नदी, एक जो बात बतानी है इसमें जो इम्पोर्टेंट, उद्गम लीलाजन व मोहन नदी के संगम से होती है, गया, बिहार, ठीक है। और इसकी विशेष जो बात है ना, सबसे विशेष वो ये है कि इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है ना। यहाँ पर पितृपक्ष के दौरान पिंडदान किया जाता है, कहाँ, गया में। कौन सी नदी, फाल्गु नदी, ध्यान में रखिएगा इतना ही। फिर अजय नदी की बात की जाए, उद्गम जमुई बिहार से ही, मतलब इसका उद्गम होता है। भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में मिल जाती है, मतलब गंगा में। बिहार में जमुई, मुंगेर से होकर प्रवाहित होती है। तो अजय नदी कहाँ से निकलती है, बिहार से, बस इतना ध्यान में रखिएगा। फिर सकरी नदी है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है, बिहार में प्रवेश करती है, गोविंदपुर निकट, नवादा जिला में। इतना याद नहीं रखेंगे तब भी चलेगा। हाँ, सकरी नदी गंगा नदी में मिल जाती है, कहाँ पर, गंगा नदी में मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट नदी नहीं है, नहीं याद रखेंगे तब भी चलेगा, बट देख लीजिए।
कर्मनाशा आप ध्यान में रख लेंगे। उद्गम कैमूर पर्वत, बिहार। ठीक है, संगम गंगा नदी चौसा के, ये याद रखिएगा, बक्सर जिला में यहाँ पर मिलती है। ठीक है ना। विशेष बात यह है ना कि अशुभ या अपवित्र मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद आपको चानन नदी पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, इम्पोर्टेंट नहीं है। किउल नदी देख लीजिए, झारखंड से निकलती है। ठीक है। गंगा नदी में लखीसराय में मिल जाती है, हल्का फुल्का देख लीजिए। अब थोड़ा सा फैक्ट याद रख लीजिए जो काम देगा आपको। सिकराना नदी को जाना जाता है बूढ़ी गंडक नदी के नाम से। डेहरी बांध स्थित है सोन नदी पर। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अभी आगे। बिहार में प्रवाहित नेपाल की पवित्रतम नदी बागमती है। मेची सहायक नदी है महानंदा की, और देवा और घूघरा अन्य नाम है घाघरा नदी के। बिहार में गंगा के उत्तरी सहायक नदी में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बूढ़ी गंडक। मैप जब आप देखेंगे ना तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। लखन देई करनाली नाम से जाने जाने वाली नदियाँ ये देख चुके हैं। घाघरा नदी है, अब्दुलबारी पुल स्थित है सोन नदी पर। सोन नदी के अन्य नाम है हिरण्यवाह एवं सोनभद्र नदी। ठीक है। हाँ, बिहार के जलप्रपात देख लेते हैं। काकोला जलप्रपात की बात की जाए तो आपको जो ध्यान में रखना है वो याद रखना है नदी, नवादा जिला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है ना। बस काकोलत हो गया। धुआं कुंड एवं मांझर कुंड जलप्रपात जो है वो कहाँ पर है? रोहतास जिला में है, ताराचंडी पहाड़ी। ठीक है। उसके बाद करकटगढ़ जलप्रपात जो है कैमूर जिला में है। खाली आपको डिस्ट्रिक्ट याद रखना है, अवस्थित मतलब वो कहाँ पर है। बाकी जलप्रपात की बात की जाए तो तेलहर कुंड जलप्रपात है, दुर्गावती नदी के समीप, कैमूर जिला में ही है दुर्गावती। कौन सा है वो? तेलहर कुंड प्रपात जलप्रपात। जियारखंड जलप्रपात ये भोजपुर जिला में है और रोहतास जिला में है, ओखारिन कुंड। देवधारी जलप्रपात है, कर्मनाशा नदी पर है, रोहतास जिला में ही है। बाकी ये देख लीजिए, राकिम कुंड है रोहतास जिला में, सुहारा है रोहतास में। इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट मैं जहाँ इम्पोर्टेंट होगा वो बता दूंगा। काकोलत बता चुका हूँ, काकोलत इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे। मैंने बताया ना, काकोलत ध्यान में रख लीजिए, तेलहर कुंड याद रख लीजिए। और कौन सा, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी मैं बताते जाऊँगा। देखिए उसके बाद जलकुंड, बिहार के प्रमुख जलकुंड की बात की जाए तो राजगीर में देखिए ब्रह्मकुंड बिहार का सर्वाधिक उष्ण जलकुंड है। ठीक है ना। राजगीर जिला की बात कर रहे हैं अभी, नालंदा की। अब इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से, सूर्य कुंड है, नानक कुंड है, गोमुख कुंड है, मखदूम कुंड है, ये सारी चीज़ें हैं। मुंगेर की बात की जाए ना तो लक्ष्मण कुंड है, मुंगेर का सबसे गर्म जल कुंड। ठीक है। गया में बात की जाए तो अग्नि कुंड है। बिहार की झीलों की बात की जाए, बहुत इम्पोर्टेंट कांवर झील है, ये कहाँ पर है? बेगूसराय जिला, याद रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा गोखुर झील है, बूढ़ी गंडक के विसर्पण से निर्मित हुआ है ये इम्पोर्टेंट है कांवर झील। जलमग्न वनस्पतियों हेतु प्रसिद्ध है, जल निमग्न। साइबेरियन प्रवासी पक्षियों का आश्रय, इम्पोर्टेंट है, रामसल स्थल भी घोषित किया गया है इसको। ठीक है। तो कांवर झील इम्पोर्टेंट है। फिर आपकी बात, हाँ, कुशेश्वरनाथ झील भी आपको ध्यान में रखना है, पक्षी अभ्यारण्य है ये कहाँ पर? दरभंगा में है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जगतपुर झील आप देख सकते हैं, भागलपुर में है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। कांवर झील इम्पोर्टेंट है और कुशेश्वरनाथ इम्पोर्टेंट है, वो बता चुका हूँ मैं। ठीक है। गोगाबिल इम्पोर्टेंट है, गोगाबिल झील, इसकी अवस्थिति कटिहार जिला में गोगाबिल झील। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। सिमरी बख्तियारपुर झील याद रख सकते हैं, सहरसा जिले में है। सिंचाई परियोजना की बात की जाए आपको तो
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना इसमें, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक मिनट रुकिए, एक मिनट प्लीज, जस्ट वेट। नदी परियोजना की बात करते हैं हम, बांध, हाँ नहरों की बात पहले करते हैं, ठीक है ना। नहरें, सर चीज़ें देखेंगे जो इम्पोर्टेंट बात है। नहरों की बात की जाए तो पूर्वी कोसी नहर है, जिसकी वजह से जो ज़िले लाभान्वित होते हैं ये सब ज़िले हैं। तो आ, ये सारी चीज़ें याद रखना थोड़ा मुश्किल काम है। बस कोसी नहर से, कोसी नदी से ये दोनों नहरें निकलती हैं, पूर्वी कोसी नहर, एक मिनट रुकिएगा, पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर, ठीक है। तो ये तो नाम में ही दिख रहा है कि कोसी नहर से निकलती है नहरें, ये तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। जो सबसे इम्पोर्टेंट नहरें हैं ना जो पूछा जाता है, वो आपको ध्यान में रखना है। गंडक नदी से नहरें निकलती हैं कुछ, ये मुख्य पश्चिमी नहरें हो गई, नहीं ये नहीं, गंडक नदी से जो निकलती है पूर्वी नहरें। अब पूर्वी पश्चिमी या गंडक लगा दिया जाए तो ये क्या मुश्किल क्वेश्चन है, तो वो पूछेंगे भी नहीं इससे, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, आपको जो ध्यान में रखना है विशेष रूप से, वो ध्यान में रखना है तिरहुत नहर, गंडक नदी से जो निकलती है तिरहुत नहर है, ठीक है। एक तिरहुत नहर, त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नहीं दिखा क्या इसमें, चलिए इसमें दिखा नहीं, तिरहुत त्रिवेणी, ये आपको ध्यान में रखना है, तिरहुत त्रिवेणी, ठीक है। गंडक में, गंडक की जब बात आएगी ना तो आप तिरहुत याद रखिए, त्रिवेणी याद रखिए, ठीक है। और इधर कोसी नहर की बात की जाए तो पश्चिमी कोसी नहर, पूर्वी कोसी नहर, तो ये इसमें याद रखने वाली कोई बात विशेष है नहीं। हाँ, गंडक नदी परियोजना से दो नहरें आपको, दो तीन नहरें जो नाम से पता नहीं चलेगा, जैसे तिरहुत है, त्रिवेणी है, इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। गंडक से पूर्वी गंडक नहर, पश्चिमी गंडक नहर, ये ध्यान रखने वाली कोई बात है ही नहीं, निकलती हैं तो, ठीक है। उसके बाद आपको जो ध्यान रखना है, सोन नदी परियोजना बिहार की सबसे पुरानी परियोजना जो है ना, आधुनिक नहर परियोजना, माने सबसे पुरानी नहर परियोजना यही है, सोन नदी परियोजना है। जहाँ से जहाँ से जो नहरें निकलती हैं ना, वो है पश्चिमी सोन नहर, ठीक है, पूर्वी सोन नहर। तो ये तो नहीं पूछेगा कि पश्चिमी सोन नहर किस नदी से निकलती है, इसमें नाम में दिख रहा है, ठीक। तो खाली पश्चिमी सोन नहर आप ये ध्यान में रख सकते हैं। पश्चिमी पूर्वी सोन नहर की निकलती हैं, बट इम्पोर्टेंट तो नहीं है। हाँ देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, पागल जैसे दे दिया है इसमें, खैर अच्छी किताब है, बट त्रिवेणी नहर, मैं बोल तो रहा था त्रिवेणी नहर का उद्गम गंडक नदी से है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये मैं ही गलत देख रहा हूँ, नहीं देख तो सही रहा हूँ, पता नहीं कैसे ये पेज नंबर इधर उधर हो गया है क्या। एक मिनट रुकिए, तो मुझे लगता है 3839 सही तो है पेज नंबर, फिर सही है। सही तो है। ठीक है, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, सकरी नहर ये सब सकरी नदी से निकलती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान में रखना है, गंडक नदी से जो नहरें निकलती हैं ना, उसको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, तिऊर, त्रिवेणी, ये सब, तिरहुत, ठीक है ना। अभी दिखाया था ना आपको, तिरहुत त्रिवेणी ये सब। बाकी चीज़ें जो ये देख रहे हैं ना, आपको चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं, बट ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत है नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने को। जल विद्युत परियोजनाएं जो हैं वो डेहरी रोहतास में है, वरुण औरंगाबाद में है, वाल्मीकि नगर पश्चिम चंपारण में है, कटैया जल विद्युत परियोजनाएं सुपौल में है, अगनूर अरवल में है, ये चीज़ें आप देख सकते हैं ऊपर ऊपर से। नासरी रोहतास में है, त्रिवेणी तो नहर, त्रिवेणी नहर पर ही है, जल विद्युत परियोजना पश्चिम चंपारण में है, ठीक।
तो ये बस एक नज़र आप देख सकते हैं। हाँ, नलकूप से तो चाहे भारत की बात की जाए, चाहे सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है नलकूप से ही होती है। ये तो यहाँ पर कुल सिंचित क्षेत्र 63.9%। मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, आप बस ध्यान में रखिएगा नल जो इम्पोर्टेंट है वही। ये बिहार की बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है ना, उसको एक बार आप देख लीजिए। जैसे कोसी बहुउद्देशीय परियोजना है, जो जो किनके सहयोग से कौन कौन लाभान्वित होते हैं, ये आपको जानना है। कोसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, वो इन दोनों की संयुक्त परियोजना है, नेपाल और भारत की। कोसी बहुउद्देशीय परियोजना नेपाल और भारत की संयुक्त परियोजना है। बस इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद गंडक बहुउद्देशीय परियोजना जो है ना, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल, गंडक तो है उत्तर प्रदेश बिहार सीमा। उसके बाद नेपाल से नदी निकलती है, तो ये उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल की संयुक्त परियोजना है। तो ऐसे आप ध्यान में रख सकते हैं गंडक परियोजना, ठीक है। अन्य नाम पूर्वी गंडक का तिरहुत, नहीं वो तो बता चुका हूँ। गंडक नदी के समानांतर फिर सोन बहुउद्देशीय परियोजना जो है ना, ये सोन बहुउद्देशीय परियोजना, इससे लाभान्वित हो सोन बैराज, इंद्रपुरी बैराज नामक जलाशय का निर्माण यहाँ पर हुआ है। और इसकी अगर बात की जाए सोन बहुउद्देशीय परियोजना की, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जानने को क्या है। लाभान्वित क्षेत्र बिहार है, बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो एक ये याद रखिए, बस इतना याद रखिए। नहरों की बात की जाए तो पूर्वी पश्चिमी, ये याद रखने की ज़रूरत है नहीं, ये पूछेगा भी नहीं पूर्वी कौन सी, ये मतलब पूर्वी सोन नहर, पश्चिमी सोन नहर कहाँ से निकलती है, ठीक है ना। बिहार की जलवायु, ये चीज़ें मैं यहाँ स्लो कर देता हूँ, आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊँगा। वर्षा में जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है, नहीं सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में, मैंने बीच में बताया था, सबसे कम वर्षा अरवल में होती है, ये आप ध्यान रखिएगा बस। सबसे कम वर्षा अरवल में, सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, ये कि सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाला जिला, सबसे ज़्यादा वन कहाँ पर पाया जाता है, तो वो सबसे ये कैमूर है पहले बार। और सबसे कम वन जो पाया जाता है ना अभी 2021 रिपोर्ट के अनुसार, वो है शेखपुरा। क्षेत्रफल, एक मिनट रुकिएगा, शेखपुरा क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है। और प्रतिशत के अनुसार भी देखा जाए ना, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले ज़िले तो कैमूर ही है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। क्षेत्रफल हो चाहे प्रतिशत हो, दोनों में सबसे ज़्यादा वन कैमूर। और सबसे कम की बात की जाए चाहे क्षेत्रफल में चाहे प्रतिशत में, तो शेखपुरा ही है। तो याद रखने वाली कोई विशेष बात है नहीं। हाँ, कैमूर और शेखपुरा आप ध्यान में रखिएगा। ये याद रख लीजिए कि संजय गांधी जैविक उद्यान पटना, ये तो सबको याद होगा। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है, ये याद रखिए। राजकीय वन प्रशिक्षण संस्थान गया में है, ये याद रखिए। चिड़ियाघर सफारी राजगीर में है, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये याद रखिएगा 2019 की तुलना में सबसे ज़्यादा वनों की वृद्धि कहाँ हुई है, वन आवरण की वृद्धि बांका जिला में, ये याद रखिएगा, ठीक है। और सबसे कम कहाँ पर, कैमूर में। हाँ, सबसे सघन वन की बात की जाए ना, सबसे घना एग्जाम में पूछा भी गया है, तो वो पश्चिम चंपारण है। सबसे घने वन वाला जिला जो है बिहार में, ये है, ठीक।
उसके बाद आइए जो ज़रूरी है, बिहार में राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव तथा पक्षी अभयारण्य। बिहार में राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव तथा पक्षी अभयारण्य। राष्ट्रीय पार्क वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क, वाल्मीकि बाघ शरण स्थली कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण। ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये याद रखिएगा। वन्य जीव अभयारण्य की बात की जाए तो वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य ये देख ही लिए अपन, पश्चिम चंपारण में है, ये इम्पोर्टेंट है। गौतम बुद्ध वन्य जीव अभयारण्य गया में है। भीमबाध मंजिल ये भी इम्पोर्टेंट है, मुंगेर में है। भीमबांध वन्य जीव अभयारण्य, एक मिनट, ये उदयपुर वन्य जीव अभयारण्य, पश्चिम चंपारण वाला उदयपुर। कैमूर वन्य जीव तो ये तो नाम में ही दिख रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं। राजगीर वन्य जीव ये भी नहीं पूछेंगे। विक्रमशिला ये भी शायद नहीं पूछे। विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन भागलपुर, ध्यान में रख लीजिए। ये इस किसी को ना पता होगा तो मुश्किल हो जाएगी, अगर विक्रमशिला पता है तो भागलपुर बता देंगे आराम से। रजौली वन्य जीव अभयारण्य नालंदा में, सॉरी नवादा जिला में। फिर पक्षी अभयारण्य देख लीजिए, देख चुके हैं अपन। कुशेश्वरनाथ पक्षी अभयारण्य, झील जो है ना वो देखा था, दरभंगा जिला में है, तो पक्षी अभयारण्य भी है, तो अभी देखा था दरभंगा, ठीक है। बड़ैला सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली में है। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य जमुई में है, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। नागी डैम जमुई में है, नकटी नागी एक ही जैसा है। कांवर झील बेगूसराय, ये देख चुके हैं हम, ठीक है। परीक्षक दृष्टि से महत्वपूर्ण, मतलब कुछ फैक्ट्स याद रख लीजिए, बाकी सब भी इम्पोर्टेंट है, ये तो अलग से दे दिया गया है थोड़ा। पक्षी उदयपुर पक्षी अभयारण्य बेतिया में है, वही पश्चिम चंपारण नया नाम है। राज्य में मुख्यमंत्री छात्र वृक्षारोपण योजना का प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2006 को। बिहार दिवस, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में है, और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को यहाँ, ठीक है ना। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैप में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वाल्मीकि नगर वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम चंपारण में है। बरैला झील सलीम अली पक्षी अभयारण्य वैशाली जिला में है, यहाँ पर संजय गांधी पटना में। गोगाविल झील कटिहार में। विक्रमशिला भागलपुर। भीमबांध मुंगेर में, मुंगेर में। काकोला जलप्रपात नवादा। मैप से चीज़ों को याद रखेंगे। दशरथ माझी गौतम बुद्ध अभयारण्य गया में। दुर्गावती जलप्रपात कैमूर जिला में। नकटी नागी दोनों जमुई में। मैप से चीज़ों को याद रखेंगे तो ज़्यादा ही इजीली आप चीज़ों को ध्यान में रख पाएंगे, और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं, हाँ इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। जो मैंने बोला है इंपॉर्टेंट है, उन पर फोकस रखिएगा। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइएगा तब भी आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रमुख वन उपज जो है, तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखने वाली हैं, वो आपको इसमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, तो केवल और केवल इम्पोर्टेंट यही है कि टसर रेशम का टाइप है, रेशम का प्रकार है। टसर टाइप का रेशम जो उत्पादन होता है, बिहार का जो प्रमुख क्षेत्र है वो कौन सा है? तो भागलपुर। बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चीज़ों को एक्सप्लेन करके पढ़ा जा सकता है, बट एग्ज़ाम की दृष्टि से, रिवीजन के पर्पज़ से हमने चीज़ों को देखा है। हाँ, उन चीज़ों जिन चीज़ों को मैंने बताया नहीं, मतलब पढ़ के नहीं बताया या फिर एक्सप्लेन नहीं किया, उनको आपको पढ़ने का मन है, टाइम है आपके पास, तो पढ़ सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा स्लो कर दिया था वहाँ पर। हाँ, उन चीज़ों पर मैंने ज़्यादा फोकस की है जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। उन पर आप फोकस करते हैं ना तो आराम से क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। सजेशन यही रहेगा लास्ट में, मैप से चीज़ों को ध्यान में रखें, अवस्थिति ध्यान में रखें, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।